या थैंक्स। सो या हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और ऐसी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सबने ओन करनी चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस पॉलिसीज के क्या डिफरेंट टर्म्स होते हैं जो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, या पॉलिसी चूज करते टाइम आपको उनके बारे में जानना जरूरी है। वो हम कुछ टर्म्स को बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो लेट्स गो फर्स्ट टू व्हाट इज इंश्योरेंस। सो नताशा हैज अ लॉट ऑफ वरीज। उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे टेंशन है, डिफरेंट, हर किसी को अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप की टेंशन हमेशा रहेगी, राइट। लेट्स से अपनी फैमिली की टेंशन की, मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, या मेरी हेल्थ का कुछ हो गया तो फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, या मेरी हेल्थ केयर का कॉस्ट कौन बेयर करेगा क्योंकि मेरे पास सेविंग बहुत कम है, और अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरा घर में अगर रॉबरी हो गया, चोरी हो गई, तो उसका कौन कॉस्ट करे, कौन कॉस्ट बेयर करेगा, या एक्सीडेंट अगर हो गया मेरा या मेरी फैमिली का। तो ये बहुत सारी नॉर्मल टेंशन हम सभी को रहती है, राइट। सो इंश्योरेंस इज नथिंग बट इन टेंशन को किसी और को पास ऑन कर देना। आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में चोरी हो गई तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको उसका पूरा के पूरा लॉस कोई और कवर करके देगा। आपके आपके हेल्थ को अगर कुछ हो गया तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एक कुछ भी आपकी जेब से पैसा नहीं देना है, कोई और उसके लिए पैसे देगा। आपकी आपके फैमिली में, आपका जो फैमिली में जो मेन अर्नर है, उसकी अगर बाय चांस किसी से अनटाइमली जल्दी डेथ हो जाती है तो उसके बाद फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, ये टेंशन आपको नहीं लेनी है, आप किसी और को पास ऑन कर दोगे। सिमिलरली, जो भी लाइफ में आपकी टेंशन है, आप वो अपनी टेंशन किसी और को पास ऑन कर रहे हो। दिस इज सिंपली इंश्योरेंस, राइट। सो आप देखते हैं कौन से टाइप के इंश्योरेंस होते हैं मेनली मार्केट में। सो ये जो 6 कैटेगरीज है, ये मेन इंश्योरेंस के टाइप्स है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। सो ये तो बहुत मेजर कैटेगरीज है कि इनमें ज्यादा से ज्यादा लोग ये पॉलिसी लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इन टाइप के रिस्क से गुजरते हैं, राइट। लेकिन आप जो भी चीज आपके लाइफ में आप सोच सकते हो कि आपको रिस्क है या आपको उस चीज का टेंशन है, उस चीज का मार्केट में आज इंश्योरेंस है। राइट फ्रॉम आपके हेयर लॉस, या आपका बॉडी का कोई पार्ट, लेट्स से आपका राइट हैंड, वट आप जो भी सोच सकते हो उस चीज का आपको इंश्योरेंस मार्केट में आज मिलेगा, करेक्ट। बट ये जो 6 टाइप है, ये मेजर इंश्योरेंस है जिसमें मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं या इसके इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं, करेक्ट। ओके, सो व्हाट आर द, अब काफी बहुत सारे इंश्योरेंस ऑप्शंस आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन हर कोई इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी नहीं होगा, राइट। लेकिन ऐसे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज है जो हर किसी को ओन करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो ऐसे 4 इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और एक मोटर इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि आप अगर आपके फैमिली में सब अर्नर हो, मेन अर्नर हो आपके फैमिली में, करेक्ट। आपके फैमिली में अगर आप अकेले जॉब करते हो या अकेले बिजनेस करते हो और आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस सिंपल, अगर आपकी हेल्थ को कुछ हो जाता है या आपकी फैमिली को हेल्थ को कुछ हो जाता है, तो आपको पता ही है हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज्यादा है आजकल। आप एक दिन भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे किसी छोटे से रीजन के लिए भी, तो आपको 20,000 कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इस कॉस्ट को इंश्योर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या आपको कोई इंजरी हो जाती है घर में ही, तो उसके बाद मान लो आप जॉब नहीं कर पा रहे, या आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे, या बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो भी आपका इनकम बंद हो जाएगा, राइट। तो इन केसेस के लिए होता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। और मोटर इंश्योरेंस, कि आपकी गाड़ी की वजह से आपको या थर्ड पर्सन को कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो इन सब चीजों के लिए होता है मोटर इंश्योरेंस। तो मोटर इंश्योरेंस मोस्टली इंडिया में रूल के अकॉर्डिंग, जब भी आप कोई नई कार या नई बाइक खरीदते हो या नई कोई भी व्हीकल खरीदते हो, तो आपको उसके साथ इंश्योरेंस खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है या कंपलसरी होता है, सॉरी। तो ये लास्ट वाला पार्ट तो सबका कवर्ड है मोस्टली, करेक्ट। तो हम इन 3 चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे मोस्टली। ये 3 चीजें आपको लेनी चाहिए लाइफ में। फोर्थ,
बाय लॉ आपको लेना ही पड़ेगा। जब भी आप कार खरीदोगे या बाइक खरीदोगे, आपके पास मोटर इंश्योरेंस ऑलरेडी होगा। आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपके पास वो रहेगा। ओके, सो लेट्स सी कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस हमको समझ गया कि लाइफ इंश्योरेंस किसी भी पर्सन की लाइफ को हमको इंश्योर करना है कि अगर कोई पर्सन को कुछ हो गया, उसकी अनटाइमली अगर डेथ हो गई, तो उस केस में हमको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा, सो दैट अगर वो हमारी फैमिली का मेन अर्नर है वो पर्सन, तो उसके बिना हमारी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, राइट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तो कुछ बेसिक टर्म्स है, फॉर एग्जांपल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज सम अश्योर्ड। सो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो, तो उसमें एक होगा सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड इज कि उस जिस भी पर्सन का वो लाइफ इंश्योरेंस है, उस पर्सन की डेथ होने के बाद आपको एक अमाउंट मिलेगा, दैट इज सम अश्योर्ड। दैट कैन बी 20 lakhs, 10 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, जिस तरह का आप पॉलिसी चूज करते हो। नेक्स्ट इज नॉमिनी। नॉमिनी मतलब आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, फॉर एग्जाम्पल नताशा ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लिया, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया। नताशा की अगर डेथ हो जाती है, तो नताशा की फैमिली में किसी एक पर्सन को वो पैसा मिलेगा, सम अश्योर्ड, उस पर्सन को कहते हैं नॉमिनी। नेक्स्ट इज पॉलिसी टर्म। तो किसी भी पॉलिसी में एक उसका टर्म होगा, टर्म मतलब एक ड्यूरेशन होगा। जैसे आज मैंने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो आपको कुछ साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा, और उन प्रीमियम देने के टाइम में अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है, पॉलिसी अगर एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद अगर आपकी डेथ होती है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉलिसी टर्म होता है, कुछ पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड के लिए। कुछ डिफरेंट डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस की डिफरेंट पॉलिसी टर्म्स होते हैं। कोई कोई आपको आपके 65 एज तक कवर करेगा, कोई आपकी 70 एज तक कवर करेगा, कोई आपकी लाइफ टाइम कवर करेगा कि आपकी लाइफ में कभी भी डेथ हो जाएगी तो आपको सम अश्योर्ड मिलेगा। तो ये डिफरेंट टाइप की आप पॉलिसी आपके नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। प्रीमियम, प्रीमियम इज सिंपली आपको एवरी मंथ या एवरी ईयर, जैसा भी आप चूज करते हो, कुछ एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको सम अश्योर्ड मिलेगा, राइट। तो ये जो आप एवरी मंथ या एवरी ईयर जो पैसे दे रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। नेक्स्ट इज राइडर्स। राइडर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मेरी लाइफ तो इंश्योर हो जाएगी, इन केस मेरी डेथ होती है तो मेरी फैमिली को कुछ पैसा मिलेगा। बट इन केस लेट्स से कि मुझे ये भी इंश्योर कराने में, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो अगर ट्रैवल में मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में भी मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा या बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, तो उस केस में भी मेरी फैमिली को मिलना चाहिए। मेरी ऑल्दो डेथ नहीं हुई है, बट मेरी डिसेबल हो चुका हूं मैं, तो डिसेबिलिटी के लिए अलग इंश्योरेंस खरीदने के बजाय लाइफ इंश्योरेंस की आपकी पॉलिसी में आप वो छोटा सा एक राइडर ऐड कर सकते हो। राइडर का मतलब है कि छोटा सा और एक प्रीमियम दोगे आप, उसके बदले में आपकी डिसेबिलिटी भी कवर हो जाएगी। आपका एक्सीडेंट होता है और आपको कुछ इंजरी होती है, वो भी कवर हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के राइडर्स होते हैं। डिसेबिलिटी का राइडर होता है, या कुछ आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आपको कैंसर हो गया, या आपको कोई ऐसी क्रिटिकल बड़ी बीमारी हो गई, उसके वजह से भी आपका डे टू डे रूटीन बंद हो जाएगा, राइट, आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो उसके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राइडर्स होते हैं जो आप अपनी मेन पॉलिसी को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेथ बेनिफिट। तो डेथ बेनिफिट इज सिंपल, आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपको पॉलिसी क्या देगी, राइट, पॉलिसी के टर्म के अंदर। देन मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट वो होता है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती है जिनमें आपको पॉलिसी मैच्योर होने के बाद कुछ पैसे वापस भी मिलते हैं। हर हर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, कुछ इंश्योरेंस स्पेशली ऐसे बनाए गए हैं कि जिनमें पॉलिसी मैच्योर होने के बाद, मैच्योर होने के बाद मतलब लेट्स से मैंने आज कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी अपने 65 इयर्स एज तक इंश्योर करने के लिए मेरी डेथ को, राइट। तो जब मैं 65 इयर्स का हो जाऊंगा, उस टाइम मुझे कुछ पैसे मिलेंगे अगर मेरी डेथ नहीं होती। तो ऑब्वियसली मेरी अगर डेथ हो गई तो मुझे सम अश्योर्ड मिलेगा, पर अगर मेरी डेथ नहीं होती है तो पॉलिसी खत्म होने के बाद कुछ पैसे मुझे मिलेंगे, उसको कहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। ये डिफरेंट पॉलिसीज में डिफरेंट होगा, कुछ पॉलिसीज में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पॉलिसीज में कुछ मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कैसी पॉलिसी चूज करते हो। इसके बारे में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की पॉलिसी कैसी होती है। देन फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड मतलब जैसे आप मिंत्रा पे कपड़े खरीदते हो, तो आपको एक टाइम मिलता है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो आप
7 दिन में रिटर्न कर सकते हो। सेम फ्री लुक पीरियड इज सेम थिंग। आप अगर आपको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आई 14 डेज या डिफरेंट फ्री लुक पीरियड होंगे पॉलिसी के, बट जनरली 14 डेज होता है, तो 14 डेज के अंदर आप वो पॉलिसी कैंसिल कर सकते हो, आपको कोई पेनल्टी या कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। देन ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आपको हर महीने 1,000 रुपए प्रीमियम देना है। तो किसी कारण की वजह से आपने किसी महीने में लेट्स से आपको एवरी मंथ फर्स्ट डेट को आपको 1,000 रुपए प्रीमियम देना है, पर किसी रीजन की वजह से आप किसी मंथ में 1 तारीख को आपका प्रीमियम डिपॉजिट नहीं कर पाते। तो हर पॉलिसी का एक ग्रेस पीरियड होता है कि 1 तारीख के बाद आप कितने दिन तक प्रीमियम दे सकते हो। 15 डेज, 20 डेज, 1 वीक, ऐसा हर पॉलिसी का ग्रेस पीरियड होगा। मोस्टली 15 डेज होता है। तो 15 डेज के बाद भी अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं देते तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो आपने आज तक पुराने जितने भी प्रीमियम दिए सब वेस्ट, आपकी पॉलिसी खत्म होगी बेसिकली। तो आपको टाइमली प्रीमियम देना बहुत जरूरी होता है। सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब अगर लेट्स से आपने अपनी 40 एज के स्टार्ट में कोई पॉलिसी स्टार्ट करी और 10 साल बाद आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार पॉलिसी में बहुत ज्यादा पैसे जा रहे हैं या ये पॉलिसी मेरे लिए यूजफुल नहीं है, जो भी रीजन है, आपको पॉलिसी बंद करनी है, तो 10 साल बाद आपको आपने जितने भी पैसे दिए हैं उसका कुछ प्रपोर्शन आपको मिलेगा, 50%, 60%, 70%, जो भी है उसको। तो कितना वैल्यू आपको मिलेगा कुछ टाइम बाद, उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। देन एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब हर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी हर चीज कवर्ड नहीं होगी, राइट। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसमें क्लियरली लिखी होंगी कि ये चीजें कवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और अगर फॉर एग्जाम्पल नताशा ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और कुछ टाइम बाद नताशा पॉलिसी लेने के बाद सुसाइड कर लेती है, तो सुसाइड करने के केस में उसकी फैमिली को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में सुसाइड इज बिग एक्सक्लूजन, करेक्ट। तो ऐसे डिफरेंट पॉलिसीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन होते हैं, पर सुसाइड इज हर पॉलिसी में सुसाइड का एक्सक्लूजन होता है। देन बोनस पेमेंट्स। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज अपने ईयरली प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है। फॉर एग्जाम्पल नताशा ने LIC से एक पॉलिसी खरीदी। अब LIC एक कंपनी है, LIC का हर ईयर कुछ प्रॉफिट होता है, राइट। तो हर ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो डिफरेंट पॉलिसी होल्डर्स में LIC एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। इसको कहते हैं बोनस पेमेंट। तो आपका जो फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी पॉलिसी ली है कि मैच्योरिटी पे आपको कुछ पैसा मिल रहा है, करेक्ट। तो आपको मैच्योरिटी पीरियड पे आपका मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलेगा ही, उसके साथ आपको एक कंपनी का बोनस पेमेंट भी मिलेगा। और ये डिपेंड करता है आप किस तरह की पॉलिसी लेते हो। तो जिस पॉलिसी में आपको बोनस पेमेंट मिल रहा है उसका प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ऑब्वियसली, करेक्ट। और जिस पॉलिसी में आपको बोनस पेमेंट नहीं मिल रहा है उसका प्रीमियम कम रहेगा। तो इट्स ऑल ये सब मैथ होता है एक, राइट। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आप बोनस पेमेंट लो या ना लो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स सी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती है। सबसे पहला तो टर्म प्लान। टर्म प्लान इज वेरी बेसिक और सबसे प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होता है। टर्म प्लान कैसे काम करता है? लेट्स से नताशा ने अपनी 30 एज में एक टर्म प्लान लिया जो वो चाहती है कि उसकी 65 ईयर्स तक कवर करे। इसका मतलब 30 ईयर से लेकर 65 ईयर तक उसकी एज तक अगर नताशा को कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को उसने जो पॉलिसी ली है उसके अकॉर्डिंग उतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए नताशा को हर साल या हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट देना है। अगर नताशा की 65 ईयर्स के बाद डेथ नहीं होती है तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी और नताशा को कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज सिंपल। आप हर साल पैसे दो और अगर आपकी पॉलिसी टर्म के बीच में डेथ हो जाती है तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं होती है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिंस कुछ भी नहीं मिलता है आपको अगर आपकी डेथ होती है, इसको कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। अगर आप सर्वाइव कर जाते हो आपकी पॉलिसी के बाद तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिंस आपको कुछ नहीं मिल रहा है, टर्म प्लान बहुत चीप होते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन होता है लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान, राइट। और मैं सभी को रेकमेंड करूंगा अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, अगर आपका मेन इंपॉर्टेंट एम है, मेन इंपॉर्टेंट आपका
टारगेट है कि आपको अपनी लाइफ इंश्योर कराना है आपकी फैमिली की या किसी की भी, तो आप टर्म प्लान लो। अगर आपके और दूसरे भी उसके साथ मोटिव्स है, दूसरे भी टारगेट्स है, तो आप डिफरेंट पॉलिसीज ले सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ एक चीज है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना है, तो आप टर्म प्लान लो। इट्स वेरी बेसिक, वेरी सिंपल एंड वेरी चीप। ओके, next is whole life insurance. Whole life insurance is simple, nothing different from term plan except one difference. टर्म प्लान होते हैं मोस्टली 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स तक आप अपने आप को कवर कर सकते हो। होल लाइफ इंश्योरेंस होता है आपकी जब तक डेथ नहीं होती प्लान चलता रहेगा। तो मतलब आपको पैसे, आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ पैसे तो मिलने ही है, राइट। तो मोस्टली होल लाइफ इंश्योरेंस भी 100 ईयर्स तक ही होते हैं, 100 ईयर्स के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं, बट 100 ईयर्स इज आई थिंक मोर देन एनफ, राइट। नेक्स्ट इज एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान वो होता है कि जिसमें आपको अगेन लेट्स से नताशा ने एक पॉलिसी खरीदी 30 ईयर्स में और वो 65 ईयर्स तक खुद को सिक्योर करना चाहती है लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो अब नताशा को ये टेंशन है कि मैं इतने सारे प्रीमियम दे रही हूँ, अगर 65 ईयर्स तक मेरी डेथ नहीं हुई तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। ऐसे बहुत लोगों को लगता है, राइट। तो एंडाउमेंट प्लान क्या करते हैं, आपको अगर आपकी डेथ नहीं होती है पॉलिसी पीरियड के बाद में, तो पॉलिसी मैच्योर होने के बाद मतलब 65 ईयर्स के बाद आपको हर साल कुछ पैसे वापस मिलेंगे, जिसको कहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट, राइट। तो दिस इज सिंपल एंडाउमेंट प्लान। तो ऑब्वियसली एंडाउमेंट प्लान में सिंस आपको पैसे वापस मिल रहे, ये टर्म प्लान से महंगा होगा, राइट। और आप देखोगे कि जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे, मतलब 65 ईयर्स के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे वो बहुत कम होते हैं। तो एंडाउमेंट प्लान लेने का कोई सेंस नहीं बनता। जो आप टर्म प्लान से जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है एंडाउमेंट प्लान के प्रीमियम में, उसको आप इन्वेस्ट करोगे कहीं पे म्यूचुअल फंड में या बैंक के एफडी में भी अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर आपको आपका एम है लाइफ इंश्योर करना, आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो सिर्फ टर्म प्लान लीजिए। एंडाउमेंट प्लान बहुत लोग ये सोच के लेते हैं कि अगर मेरी डेथ नहीं होती 65 ईयर्स तक तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। बट जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो एंडाउमेंट प्लान के लिए एज कम्पेयर टू टर्म प्लान, उसको आप दूसरे कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। ये मैंने फर्स्ट सेशन में इसका एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद होगा। अगर याद नहीं तो आप फर्स्ट सेशन का प्रेजेंटेशन देख सकते हो, मैंने उसमें पूरा कैलकुलेशन भी बताया। नेक्स्ट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसको यूलिप्स भी कहते हैं। यूलिप्स इज अगेन सेम थिंग। यूलिप्स क्या करता है, आपके प्रीमियम का कुछ परसेंट से आपको इंश्योरेंस देगा और कुछ परसेंट वो आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, सिंपल। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, राइट। नेक्स्ट इज मनी बैक। मनी बैक भी एंडाउमेंट प्लान जैसे ही होता है, बट मनी बैक में क्या होता है, आपकी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद, फॉर एग्जांपल नताशा ने 30 साल में एक मनी बैक पॉलिसी ली और उसकी मैच्योरिटी है 65 ईयर्स एज, राइट। अगर नताशा को 65 ईयर्स के एज के बाद कुछ नहीं होता है, शी इज वेल अलाइव, तो पॉलिसी खत्म होने के बाद एवरी 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जो भी एक पीरियड होता है, उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट पैसा मिलता रहेगा। दिस इज मनी बैक। देन चाइल्ड प्लान। चाइल्ड प्लान ये होता है कि अगर आप पेरेंट्स हो और अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी डेथ हो जाए या फ्यूचर में कुछ हो जाए और आपके चाइल्ड का फ्यूचर, आप आपके चिल्ड्रन का फ्यूचर आप सिक्योर करना चाहते हो उसके एजुकेशन के लिए या उसकी शादी के लिए, तो आप चाइल्ड प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, सॉरी। इससे क्या होगा, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपके जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी कंटिन्यू होते रहेंगे और आपके जो डेथ का बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, वो भी आपके चाइल्ड को मिल जाएगा, सो दैट उसका एजुकेशन या उसकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड रिटायरमेंट प्लान सिंपल, जैसे आपके पेंशन प्लान होते हैं वैसे ही रिटायरमेंट प्लान होता है। आप प्रीमियम वन सेकंड, ये चाइल्ड प्लान में हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ये चाइल्ड को नॉमिनी बना दो मैं तो? चाइल्ड को नॉमिनी बना देना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेथ हो जाती है और आप हाँ सॉरी, टर्म प्लान में क्या होता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपको उस टाइम पे पूरा वो मिल जाएगा आपका सम इंश्योर्ड, राइट। बट चाइल्ड प्लान में क्या होता है, उस टाइम पे आपके प्रीमियम होते जाएंगे, लेकिन जब आपके चाइल्ड को जरूरत है पैसे की तब उसको मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल नताशा हैज अ किड, नताशा का एक बच्चा है जो अभी 18 ईयर्स का है और उसको ऐसा चाहिए कि 10 साल बाद उसको एक 20 लाख चाहिए उसके बच्चे के कॉलेज के लिए, राइट। तो
10 साल बाद उसको तो पैसे मिल जाएंगे चाइल्ड प्लान में, और अगर 10 साल के बीच में अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका प्रीमियम भी जाता रहेगा और 10 साल बाद उसको वो पैसे भी मिल जाएंगे, करेक्ट। लेकिन होल लाइफ टर्म प्लान में क्या होता है कि अगर Okay. करेक्ट, यू अंडरस्टूड राइट? Yeah. ओके, सो नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान इज सिंपल, अगर आप अपनी रिटायरमेंट को, आपको एक सैलरी कंटिन्यू करते रहना है तो आप रिटायरमेंट के कुछ पहले तक कुछ प्रीमियम देते रहो और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे मिलते रहेंगे। इट्स मोर और लाइक इट्स सेम लाइक एंडोमेंट प्लान, बस उसमें वो होता है कि आपका जो सम अशोर्ड होता है वो थोड़ा सा कम होगा, और आपको जो रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसे मिलने हैं, राइट, पे आउट्स, वो थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें आप खुद के रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, टर्म प्लान में आप अपनी फैमिली के लिए प्लान करते हो, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि इंश्योरेंस प्लान खरीदने के टाइम या खरीदने से पहले हमको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस कवर। तो सब लोगों का ये डाउट होगा कि मुझे कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस कवर 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक भी आपको मिलेगा। तो इंश्योरेंस कवर आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। तो एक बेसिक थंब रूल होता है कि आपकी फैमिली का जो एनुअल एक्सपेंसेस होगा, टोटल आपके एक साल के जो खर्चे होंगे, उसका 10 to 15 टाइम्स आपको लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली का एक साल का खर्चा है, एक साल का खर्चा है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज, करेक्ट। सो 10 to 15 टाइम्स, अगर मैं 10 टाइम्स भी लेता हूँ तो 1 करोड़ का मेरा प्लान हो गया। प्लस अगर लेट्स से मैंने होम लोन भी लिया है और उसका 50 लाख अभी पेंडिंग है, तो प्लस 50 लाख, और अगर उसमें ऐड करना चाहिए आपको आपके फ्यूचर गोल्स, आपके बच्चे की पढ़ाई या आपके उसकी शादी जो भी है, फॉर एग्जांपल उसके लिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए, तो प्लस 20 लाख, और आपके वाइफ के या जो भी आपके हस्बैंड है जो भी है उनके रिटायरमेंट के लिए आपको एक अमाउंट अगर चाहिए, लेट्स से 50 लाख, तो ये सबका टोटल आपको करके आपका प्रीमियम डिसाइड करना है, सॉरी कवर डिसाइड करना है, राइट। तो जनरली अगर आप देखेंगे आज के टाइम में, तो कोई भी 1 करोड़ से कम तो आपने कवर नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी 1 to 2 करोड़। थंब रूल अगर देखा जाए तो 1 to 2 करोड़ का आपका टोटल कवर होना चाहिए। देन कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जितना जल्दी आप लाइफ इंश्योरेंस लोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एज जितनी कम होगी आपको उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, करेक्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि आपके रिटायरमेंट तक का ही आप टर्म उसका प्लान लो, टर्म लो, राइट। सो आप ऐसा होल लाइफ इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो? आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, राइट। और आप एक बार रिटायर हो जाओगे तो मोस्टली 90% ऐसा होगा कि आपके रिटायरमेंट तक आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट नहीं होगी, तो उसके बाद भी आपको इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप रिटायरमेंट की एज तक ही 65 ईयर्स मोस्टली तब तक का ही प्लान आपको लेना इज बेटर। और नेक्स्ट मैंने आपको राइडर्स के बारे में बताया, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बिकॉज राइडर्स बहुत चीप आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट का राइडर हो गया या क्रिटिकल इलनेस का राइडर हो गया, सिंस राइडर्स बहुत चीप आते हैं लोग बहुत सारे राइडर्स ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा राइडर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जो यूजफुल नहीं है वो राइडर्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स को इसमें कमीशन मिलता है। आप जितने ज्यादा राइडर लोगे तो आपको सेल करने की कोशिश करेंगे कि आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना है हर साल का, आप राइडर ले लो। बट सिंस वो आपको काम नहीं आएगा और उसके बेनिफिट्स भी बहुत कम होंगे, अगर आप छोटा प्रीमियम देके कोई राइडर ले रहे हो तो आप ज्यादा राइडर लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो आपको यूजफुल लगता है वही राइडर्स आपने लेने चाहिए। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, आपकी जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन है उस टाइम पे, आपको कोई कंडीशन है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपको जो भी हेल्थ कंडीशन है आपकी, जितना आप ट्रांसपेरेंट होके उस कंडीशन को डिक्लेयर करोगे उस टाइम पे, चाहे आपका प्रीमियम उससे बढ़ भी जाए या आपको थोड़ा सा मेडिकल टेस्टिंग वो सब करना पड़े जो आपको, लेकिन पॉलिसी लेते रहे आपको जितनी मेहनत ज्यादा होगी उतना आपकी फैमिली को आपकी डेथ के टाइम पे उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे। उस टाइम पे आपको हरासमेंट नहीं होगा। तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इंश्योरेंस वाले लोग तो पैसे देते नहीं है, पॉलिसी मतलब क्लेम जल्दी सेटलमेंट नहीं करते हैं। तो उसका मेन रीजन ये होता है कि इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो एजेंट भी आपको अच्छे से नहीं बताएगा और आप भी उस टाइम पे हर चीज पे टिक कर दोगे या क्रॉस कर दोगे,
तो उस टाइम पे अगर आप सही से डिक्लेयर नहीं करोगे और आपकी अगर डेथ हो जाती है, उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ कंपनी को मिलता है कि ये कंडीशन बहुत टाइम से थी लेकिन हमको तो इस कंडीशन के बारे में पता नहीं है, तो उस केस में आपको कोई भी उस पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन आपकी डिक्लेयर करनी है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग छोटा सा इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं 10 लाख 20 लाख, बट इट्स नॉट सफिशिएंट, राइट? आपका मेन पर्पस क्या है इंश्योरेंस लेने का, वो आप समझिए। लोग ऐसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको मैच्योरिटी के बाद आपने जितने भी प्रीमियम दिए वो सब वापस मिल जाएंगे और एक 10-20 लाख का आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा। बट आप आपका मेन एम है लाइफ इंश्योर करना, तो आप 10-20 लाख का प्रीमियम लोगे क्या करोगे? मतलब इट्स वेस्ट, राइट? उससे अच्छा आप इन्वेस्ट कर दो। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप इन्वेस्ट करो। मतलब एंडाउमेंट प्लान ऐसा है कि फॉर एग्जांपल बचपन में आप देखते थे कि कुछ ऐसे पेन होते थे जिसमें पेंसिल भी होती थी, तो आप अगर आपको पेन भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ चाहिए, तो आप वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, राइट? बट जनरली आप लाइफ में देखोगे अगर आपको पेन चाहिए तो आप पेन लोगे और पेंसिल चाहिए तो पेंसिल लोगे। बहुत कम टाइम ऐसा होता है लाइफ में, राइट, कि आप पेन और पेंसिल दोनों लेते हो। ऑल्दो आपको पेंसिल नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज पेन और पेंसिल साथ में मिल रहे हैं, आप पेन और पेंसिल वाला एक प्रोडक्ट लो। इट्स सेम थिंग। लाइफ इंश्योरेंस करना है आपको तो आपको लाइफ इंश्योरेंस करना है, उसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे ऑप्शन होते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग चीज है, राइट? तो आपका एम क्या है वो ध्यान में रखो। आपका इन्वेस्ट करना एम नहीं है तो आप ऐसे छोटे प्रीमियम वाले लाइफ इंश्योरेंस कभी भी मत लो। इट्स वेस्ट, बिकॉज आपकी डेथ के केस में 10-20 लाख कुछ भी नहीं होगा, और वो आज नहीं है। जैसे आपकी डेथ 20 ईयर्स के बाद होती है, तो 20 ईयर्स बाद 10-20 लाख का कोई भी यूज नहीं होगा, करेक्ट? नेक्स्ट इज डोंट टेक मोर देन 1 to 2 पॉलिसीज। तो एक ही पॉलिसी में आपको जो भी कवर लेना है वो ले लो, या आपको लगता है कि किसी कंपनी पे आपको कम ट्रस्ट है तो आप 50-50 लाख के 2 पॉलिसी ले लो, बट 2 से ज्यादा पॉलिसी लेने का कोई फायदा नहीं। 2 पॉलिसी लोग इसलिए रेकमेंड करते हैं कुछ लोग की, फॉर एग्जाम्पल मैंने आईसीआईसीआई से एक पॉलिसी ली और एचडीएफसी से एक पॉलिसी। तो आईसीआईसीआई की किसी रीजन की वजह से उन्होंने मेरा क्लेम सेटल नहीं किया, बट एचडीएफसी ने कर दिया, तो एटलीस्ट मुझे 50 लाख तो मिल जाएगा। तो 2 लेना तो फिर भी ठीक है, बट 2 से ज्यादा लेना इज वेरी इट्स नॉट अ वेरी गुड डील। तो एक मैक्सिमम एक ही लेना बहुत सही है, बट अगर आपको आपकी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे, तो आप 2 भी ले सकते हो। और जब भी आप पॉलिसी लेते हो आपकी प्रीवियस पॉलिसी डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हिसाब से आपका प्रीमियम और उस हिसाब से आपका कवर डिसाइड होता है, राइट? और लास्ट बहुत अभिलाष, गौरव डिसाइड एक क्वेश्चन था, ये पॉलिसीज अगर मैं 2 से ज्यादा लेता हूँ या 3-4 लिए, तो उसमें क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी कुछ आता है, और इट्स जस्ट एन एडवाइस टू नॉट टेक हाँ, मोर देन 2 पॉलिसी? मोर देन एडवाइस, इट्स लाइक आपका प्रीमियम भी अफेक्ट करता है कि आपने कितनी पॉलिसीज ले रखी है, और उसका सम अश्योर्ड भी आपको उस तरह से मिलेगा, जिस नंबर ऑफ पॉलिसीज आपके पास कितनी हो, डिपेंडिंग ऑन मतलब दैट। अगर मैं 1 करोड़ की 2 पॉलिसीज लेता हूँ 50-50 लैक्स की, तो करेक्ट, उसमें जितना प्रीमियम आता है, मान लो 10 रुपए का प्रीमियम आता है 5+5, तो और करेक्ट, अगर मैं 4 पॉलिसीज लेता हूँ 25-25 लाख की, तो क्या उसका प्रीमियम ज्यादा आएगा करेक्ट, कि करेक्ट, कम करेक्ट, आएगा? प्रीमियम ज्यादा होगा। सो प्रीमियम इंक्रीमेंट ओके। सेम प्रोपोर्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने एक 50 लाख की पॉलिसी ली, उसका मंथली प्रीमियम मेरा फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज है, और मैं 1 करोड़ की पॉलिसी लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका मंथली प्रीमियम 2000 होगा। उसका प्रीमियम थोड़ा कम होगा, 1700 या 1500 ऐसा होगा। ओके। ओके। या ओके, एंड लास्ट इज चूज अ गुड ब्रांड। सो मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, बट ऐसे बहुत सारे अच्छे कंपनीज है जो आप ले सकते हो। तो आप सिंपल रिसर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कि इनका क्लेम सेटलमेंट कैसा है, और इसके कितने ब्रांचेस है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो एक अच्छा ब्रांड आपको चूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखते हैं कि कौन से कुछ सिंपल एग्जांपल्स है अच्छे टर्म प्लान्स की। मैं टर्म प्लान को ही प्रमोट कर रहा हूँ, बाकी I would request and not recommend everyone to go with other plans. आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो only buy term insurance. It's very simple, very cheap, and it's like a magic. Okay. So next is हम देखते हैं कि नताशा का एग्जांपल। नताशा इज अ 28-year-old गर्ल एंड शी इज अ नॉन स्मोकर। सो अगर आप देखेंगे कि नताशा को अगर 2 करोड़ का एक कवर चाहिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस का फॉर 65 ईयर्स तक, तो जनरली 1500 to 2000 रुपीज पर मंथ आपको प्रीमियम पड़ेगा, अगर आप अच्छे इंश्योरेंस कंपनी से लेते हो। इससे कम भी आपको मिल सकता है, बट डोंट जस्ट गो फॉर प्रीमियम, राइट? बिकॉज थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ भी गया
बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज उसी के लिए तो आप कवर ले रहे हो, राइट? आप छोटी मोटी कंपनी से लोगे, अगर कंपनी भी बंद हो जाए या आपको आपके डेथ के बाद उनको क्लेम अच्छे से नहीं मिला, तो ये सब चीजें हैं, तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ भी गया, तो आप डोंट गो जस्ट बाय प्रीमियम. सो these three policies are very good. एक मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान, HDFC का C2PP लाइफ ऑप्शन और टाटा का महारक्षा सुप्रीम, ये 3 पॉलिसीज काफी अच्छी है. और भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर आप अच्छी कंपनी में देखोगे. आप देखोगे प्रीमियम में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट या these three are like my recommendation. You can buy these three. Okay, so let's next go to health insurance. Correct. हेल्थ इंश्योरेंस एक की भी क्वेश्चन है अभिलाष. हाँ. रघु, ये जैसे मेरा प्रीमियम लेट्स से 1000 का है एंड आई डिसाइडेड कि मेरा 65 तक ये लेना है, तो प्रीमियम एट माय एज ऑफ 60 1000 ही रहेगा, वो अप्रिशिएट तो नहीं करेगा? नहीं, वही रहेगा, क्योंकि आपका जो 1 करोड़ है उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है. जैसे आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है, आप आज के एक्सपेंसेस के हिसाब से 1 करोड़ ले रहे हो, राइट? 65 इयर्स तक आपका जो 1 करोड़ का जो सम इंश्योर्ड है, वो भी तो, उसकी वैल्यू भी तो 65 इयर्स तक बहुत कम हो जाएगी. तो प्रीमियम की वैल्यू भी कम हो जाएगी और आपके इंश्योरेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी. सो इट्स ओके फॉर कंपनी आल्सो, फॉर यू आल्सो. हेलो. हेलो, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू. मुझे पूछना है कि अभी आपने जैसे बताया कि कोई भी कंपनी अपने को चूज करनी है कि हमको किस कंपनी का प्लान लेना है. करेक्ट. तो उसमें उसका देखना चाहिए कि उसका क्लेम रेशियो क्या है. तो ओनली वन थिंग हमको उसमें देखना चाहिए कि क्लेम रेशियो क्या है उसका, और कंपनी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, चूज कर लेनी चाहिए. नहीं, जैसे पहले तो आप सबसे पहले आप देखोगे कि आपका प्रीमियम का बजट क्या है, राइट? आपके प्रीमियम के बजट के बेस पे आप कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करोगे, ठीक है? और उसके बाद जब आप चूज करने जाओगे तो आपको 2-3 चीजें देखनी है. एक तो है क्लेम सेटलमेंट कितना अच्छा है उस कंपनी का, उसका नेटवर्क कितना अच्छा है. मतलब फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी है जिसका सेटलमेंट के लिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना पड़ रहा है, इट्स नॉट वेरी गुड, राइट? अगर उसकी ब्रांचेस बहुत कम है जहाँ पे आपका सेटलमेंट होगा, या उसका सेटलमेंट का मेथड अगर बहुत डिफिकल्ट है, तो वो आपको देखना है. और आई थिंक ये 2-3 चीजें बस. एक तो प्रीमियम, सेटलमेंट रेशियो और उसके नंबर ऑफ उसका नेटवर्क. उस कंपनी की नेटवर्क कितना अच्छे उसके नेटवर्क है कंपनी का. जैसे फॉर एग्जांपल HDFC है, उसके ब्रांचेस बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोई छोटी कंपनी होंगी उसके ज्यादा ब्रांचेस या वो सब नहीं मिलेंगे. अगर आपको कुछ इश्यू भी आता है आपकी पॉलिसी रिलेटेड, या आपकी फैमिली को क्लेम भी करना है, तो उस केस में भी ज्यादा इशू नहीं आने चाहिए. ओके, तो ये इट्स बेटर कि ऑनलाइन लेना चाहिए या किसी एजेंट के थ्रू लेना ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, ऑनलाइन लेना इज बेटर. 2 रीजन है उसके. फर्स्ट, तो आप डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो, करेक्ट? कोई एजेंट अगर आपके पास आएगा तो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का आएगा, तो आपको वो दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएगा या बताएगा भी नहीं. पर ऑनलाइन आप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो. और सेकंड, ऑनलाइन आपको काफी डिस्काउंट्स मिलेंगे आप अगर मंथली की जगह ईयरली प्रीमियम लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ 2 करोड़ का, और मेरा मंथली प्रीमियम 1000 रुपीज है. वही मैं देखा जाऊँ तो मैं अगर ईयरली प्रीमियम लूंगा तो मुझे मे बी 11,000 या 10,000 में मिल जाए. ये चीज आपको ऑफलाइन में बहुत कम देखने मिलेगी. ओके, थैंक यू. मेरा एक क्वेश्चन और है कि बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं, किस एज से स्टार्ट लेना चाहिए? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का आप वो समझिए, बेसिक लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है. लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस वो होता है कि जिसका भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, वो उसकी अगर बाई चांस डेथ हो जाती है तो उसके एब्सेंस में आपको पैसों की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए. मतलब आप फाइनेंशियली अगर जिस पे डिपेंडेंट है उसका लाइफ कवर आपको लेना बहुत जरूरी है. बाकी बच्चों का अभी लेना आपको कोई जरूरत नहीं है लाइफ इंश्योरेंस. नहीं, जैसे अपन बच्चों के, कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके लिए स्टडी के लिए जब पैसा इकट्ठा आएगा तो स्टडी के लिए काम आएगा, तो वो सोच के पहले अपन लेते थे. नाउ डेज तो अभी जैसे SIP एंड म्यूचुअल फंड्स एंड सभी हो गया. करेक्ट. तो ये जो दोनों में से आप जो कौन बोल सा रहे हो, चूज करना ज्यादा अच्छा है? हाँ, आप जो बोल रहे हो लाइफ इंश्योरेंस में वो नहीं होता. लाइफ इंश्योरेंस में बस ये होता है कि अगर जिसका भी आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ही आपको पैसा मिलेगा.
तो इसका आप लाइफ इंश्योरेंस लेके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बच्चों के पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको कुछ पैसे सेव करने हैं या इन्वेस्ट करने हैं, तो या तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। सेकेंडली, आप अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप बैंक्स में भी आप रिकरिंग डिपॉजिट करके एक चीज होता है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो इंश्योरेंस के जो सेविंग ऑप्शंस जो होते हैं ना, जिसमें आपको बोलते हैं कि 10 साल का आपको पैसा मिलेगा इतना पैसा, उसमें आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो उससे अच्छा अगर आप एफडी भी करते हो बैंक्स का, लॉन्ग टर्म एफडी, जैसे बैंक के 10 साल के एफडी होते हैं, 20 साल के एफडी होते हैं, या आप पोस्ट ऑफिस में भी आप रिकरिंग डिपॉजिट करके होता है, उसका भी रिटर्न काफी अच्छा होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके ओके। अगर आपको लेकिन इंश्योरेंस ही अगर लेना है तो चाइल्ड प्लान करके एक इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें आपको अगर आप पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है कुछ टाइम बच्चों के बड़े होने से पहले, तो वो चाइल्ड प्लान बच्चों के फ्यूचर का आप उसका प्लान कर सकते हो, मतलब उनकी पढ़ाई के लिए आप पढ़ाई के लिए, शादी के लिए प्लान कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो मतलब। तो वो भी एक ऑप्शन है। ओके, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन उसको सेफ रख सकते हैं, मतलब बच्चों का। करेक्ट। बट अगर आपके पास टाइम काफी है बच्चों के एजुकेशन के लिए या शादी के लिए जो भी है, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ओके, या तो आप थोड़ा म्यूचुअल फंड में या थोड़ा LIC ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है म्यूचुअल फंड से, तो आप ये भी कर सकते हो। कैन यू सजेस्ट मी सम म्यूचुअल फंड स्कीम्स, कौन सी क्या रहेगी? मैं आपको पर्सनल पे मैसेज भेजूंगी। ठीक है, श्योर। ये आप मुझे भेज दीजिएगा पर्सनल पे मैसेज। ठीक है, व्हिच स्कीम्स आर सुटेबल टू मी। ओके, थैंक यू। ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ टर्म्स हम देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर आल्सो एप्लीकेबल इन हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी एक टाइप का इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस भी एक तरह का इंश्योरेंस है, राइट? तो बहुत सारे इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स इसमें भी होते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो टर्म्स है वो मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस में। सो फर्स्ट इज डिडक्टिबल्स। तो डिडक्टिबल्स ये होता है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती है कि उसमें फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, राइट? तो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि स्टार्टिंग के 2 लाख का जो भी खर्च होगा वो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जाते हो और आपका टोटल बिल होता है 3 लाख रुपीज, राइट? तो उसमें से 2 लाख रुपए जो है वो आपको देने पड़ेंगे और बचे हुए 1 लाख कंपनी देगी। सो ये होता है डिडक्टिबल। तो आपको डिडक्टिबल देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप सोचोगे मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल और जो भी है महंगे टेस्ट कराता हूँ या जो भी है, और आप लास्ट में देखते हो कि उसका कुछ परसेंट ही हेल्थ इंश्योरेंस देगा और बाकी आपको देना पड़ेगा। तो आपको पहले ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पॉलिसी, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में डिडक्टिबल्स नहीं होते, बट आपको देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में है या नहीं। नेक्स्ट, वेटिंग पीरियड। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसा होता है कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपने कैंसर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, राइट? तो ऐसा नहीं होगा कि आज पॉलिसी आपने ली और 6 महीने बाद अगर आपको पता चल गया कि आपको कैंसर है या आपकी फैमिली में जिसके भी लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर इंश्योरेंस पॉलिसी का एक वेटिंग पीरियड होता है कि उतने वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको आपका जो एक्सपेंसेस है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो जनरली जो बड़े जो डिजीज होते हैं, कैंसर हो गया, इस तरह के डिजीज, उनका वेटिंग पीरियड 4 साल होता है। मतलब आज अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, आज अगर आप पॉलिसी लोगे इंश्योरेंस की, तो 4 साल बाद आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे, करेक्ट? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी फैमिली की हिस्ट्री है कोई भी डिजीज की, वो ले लेंगे और एक महीने बाद, 2 महीने बाद अगर उनको पता चल जाएगा वो डिजीज है उनको, तो इस पॉइंट पे इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके एक्सपेंसेस नहीं देगी। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस इज सिंपली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस के आपके कवर पे आपको एवरी ईयर कुछ एक्स्ट्रा आपका कवर बढ़ता जाएगा, राइट? अगर आप टाइमली पे करते जाओगे आपके पूरे प्रीमियम्स, तो आपको एक हर साल आपका, बिकॉज यू आर गुड कस्टमर, राइट? तो आपको एक हर साल कुछ बोनस ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट इज कोपे। कोपे इज, बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान का ऐसा भी टर्म्स होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 5 लाख की, सॉरी मुझे म्यूट करना चाहिए,
या तो आपने ऐसी पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 5 लाख की, और आप हॉस्पिटल में जाते हो और आपका अगेन 3 लाख का मेडिकल बिल होता है। तो कुछ पॉलिसी ऐसी होती है कि आपको उस बिल का कुछ परसेंट पे करना पड़ेगा और बाकी परसेंट इंश्योरेंस कंपनी देगी। फॉर एग्जाम्पल 5%, तो आपको जो 3 लाख का बिल हुआ उसका 5% आपको देना पड़ेगा और बचा हुआ 95% इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ऐसे बहुत सारे प्लान होते हैं जिनमें कोपे होता है, बहुत सारे प्लान ऐसे भी होते हैं जिनमें कोपे नहीं होता है, राइट। तो जो जिनमें कोपे होता है ऑब्वियसली वो थोड़े सस्ते होंगे, उनका प्रीमियम कम होगा, जिनमें कोपे नहीं होता वो महंगे होंगे। देन इंडेमनिटी और फिक्स सम, जो भी आप एक्सपेंसेस आपको हॉस्पिटल में होंगे, राइट, उसको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके उसके पैसे देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटल में गया और मेरा 3 लाख का बिल हो गया, तो आपको 3 लाख इंश्योरेंस कंपनी रिफंड करेगी, राइट, या उसके डायरेक्टली पैसे दे देगी हॉस्पिटल को। इन प्लान को कहते हैं इंडेमनिटी प्लान। फिक्स सम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने डायबिटीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो अगर जिस भी दिन आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज है, अगर डॉक्टर आपको सर्टिफाई करता है कि इस पर्सन को डायबिटीज है, तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, 1 लाख या 50,000 जो भी है आपके प्रीमियम का पड़ी। लेकिन आपका हॉस्पिटल में जो भी खर्च हुआ, हॉस्पिटल के बाद जो खर्च हुआ, हॉस्पिटल के पहले जो खर्च, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेयर करेगा। आपको एक फिक्स सम 50,000 दे देगा और आपको उससे जो करना है, आपको दवाइयों में खर्च करना है, आपको हॉस्पिटल में खर्च करना है, जो भी करना है आपको करना है, राइट। तो बहुत सारे केस में फिक्स सम बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना के केस में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि कोरोना के केस में कुछ लोग घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे, राइट। तो इस केस में अगर आप फिक्स सम इंश्योरेंस लेते हो किसी डिजीज के लिए, तो जैसे ही आपका वो डिजीज डिटेक्ट हो जाएगा, आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल में खर्च करने की जरूरत नहीं है, या आपको खर्च नहीं भी करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोरोना होगा और आप 2 दिन में ठीक भी हो गए, राइट, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। देन नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इज, अगर आप पॉलिसी लेते हो और फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है अभी, और उसका प्रीमियम मेरा हर महीने का 1,000 रुपए और उसका कवर 5 लाख रुपीज है। मैंने 1 साल तक अच्छे से प्रीमियम दिया है और 1 साल में मैंने कोई क्लेम भी नहीं लिया क्योंकि मैं बीमार हुआ ही नहीं। तो नेक्स्ट ईयर आपने इस साल कोई भी क्लेम नहीं लिया, इंश्योरेंस कंपनी के पैसे बचा दिए, तो आपका नेक्स्ट ईयर से जो कवर है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 5 लाख का कवर इस साल था, तो अगले साल 5,50,000 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी है, एक परसेंटेज होता है हर कंपनी का, 20%, 25%, 5% जो भी है, तो उससे आपका कवर बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर और आपका प्रीमियम सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी आपका जैसे सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी था, सेम वैसे ही आपको अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सेम प्रीमियम पे, सेम कवर पे आप पोर्ट भी कर सकते हो किसी अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर में। देन रीइंबर्समेंट, ये बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसा लिखा होता है कि नेटवर्क हॉस्पिटल, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है कि आप उन हॉस्पिटल्स में अगर जाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने टाटा का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल मेरी सिटी में उसके 5 नेटवर्क हॉस्पिटल्स है उस इंश्योरेंस पॉलिसी के। अगर मैं उस हॉस्पिटल्स में जाता हूँ बीमार होने के बाद, तो मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वहां पे उनका एक इंश्योरेंस डेस्क होगा, मैं उस डेस्क पे बस अपने बिल्स, अपनी फाइल सबमिट कर दूंगा, तो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप पैसे ले लेगा, आपको अपनी जेब से कुछ पैसे नहीं देने, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं हॉस्पिटल नेटवर्क में आपको अपना ट्रीटमेंट करना है, आप कहीं भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर आप दोगे, तो अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल से बाहर आप कहीं जाते हो, तो आपको खुद के जेब से पैसे देने पड़ेंगे और बाद में कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क हॉस्पिटल अगर बहुत कम है तो इसका मतलब वो अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल कम भी है लेकिन आपको कंपनी आपके रीइंबर्समेंट कर देगी अगर आप जेब से पैसे देते हो तो, राइट। देन नेक्स्ट इज टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस मतलब ऐसी बीमारियां जिनका कोई अभी तक क्योर नहीं है, जैसे कैंसर, एड्स, ये सब जो बीमारी है इनका कोई अभी क्योर नहीं है। इन चीजों के लिए अलग इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है। देन सब लिमिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सब लिमिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया 5 लाख का, और कल या 6 मंथ बाद मुझे पता चलता है कि मुझे डायबिटीज है। मैं डायबिटीज का वहां पे इलाज करने जाता हूँ हॉस्पिटल में, और मेरा टोटल खर्च हो जाता है 3 लाख रुपए, राइट। सब लिमिट ये होता है कि अगर आपकी पॉलिसी में मेंशन होगा कि अगर आपको डायबिटीज हो गया, तो आपको
आपका टोटल एक्सपेंस 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डिजीज के लिए सब लिमिट होता है। बहुत पॉपुलर सब लिमिट होता है, एक तो डायबिटीज के लिए होता है, एक होता है कैटरैक्ट जो आपका आई सर्जरी होता है उसके लिए। ये 2-3 चीजों का बहुत पॉपुलर होता है, सब इंश्योरेंस पॉलिसी में इसका सब लिमिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कैटरैक्ट सर्जरी कराने जाओ और आपने 10 लाख खर्च कर दिए बिकॉज आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 10 लाख मिल जाएंगे, नहीं। आपका एक सब लिमिट होगा कि कैटरैक्ट अगर सर्जरी करानी है तो आपको 40,000 या 50,000 ही लिमिट मिलेगी, उसके ऊपर अगर आप खर्च करते हो तो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टॉपअप, सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप और टॉपअप प्लान बहुत यूजफुल और बहुत अच्छा तरीका है आपका कवर बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है और किसी रीजन की वजह से आप किसी साल में आपने 5 लाख का खर्च कर दिया, आपने 5 लाख हॉस्पिटल में यूज कर दिया आपका कवर, आपके बिल्स 5 लाख हो गए उस साल में, और आपको पता चले कि अभी तो 6 मंथ्स ही हुए इस साल के, मेरे को और अगले 6 महीने में भी कुछ जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में आप टॉप अप कर सकते हो, मतलब आपके कवर का रिचार्ज कर सकते हो, राइट। तो ये सुपर टॉप, इनको टॉप अप या सुपर टॉप कहते हैं। टॉप अप और सुपर टॉप अप में डिफरेंस ये है कि टॉप अप दोनों में डिडक्टिबल्स होता है। फॉर एग्जांपल मेरा 5 लाख का कवर खत्म होने के बाद मैंने एक 10 लाख का टॉप अप कर लिया, राइट। तो दोनों में एक डिडक्टेबल होगा कि 10 लाख का जो आपका कवर है उसमें से यूज करने के पहले आपको खुद के जेब से कुछ पैसे देने पड़ेंगे पहले, तो वो होता है डिडक्टेबल। तो ये दोनों में एक डिडक्टेबल होता है, लेकिन इनका यूज क्या होता है सुपर टॉपअप और टॉपअप का, कि ये बहुत चीप होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का अगर एक इंश्योरेंस कवर लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस, और आपको आपका टॉपअप, आपको टोटल आपको टॉपअप लेना है और आपको टोटल आपका कवर करना है 1 करोड़ रुपीज, तो आपके प्रीमियम में बहुत कम इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपका फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज पर मंथ आपका प्रीमियम होगा। उसी पे आप अगर टॉपअप लेते हो 95 लाख का, तो आपका 1000 की जगह पर 1500 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये बहुत यूजफुल होता है, बट इसमें वही कंडीशन होती है कि डिडक्टिबल। तो बहुत सारे टॉपअप प्लान का 5 लाख का डिडक्टिबल होता है, तो अगर आपका 5 लाख से कम का खर्च होता है तो आप टॉपअप प्लान से यूज नहीं कर सकते। तो टॉपअप प्लान जनरली तब लोग लेते हैं जब आपको पता चले कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही है या आपको हॉस्पिटल के खर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लाखों में हो रहे हैं, तब उस केस में आप टॉपअप या सुपर टॉपअप लेना आपके लिए सेंस बनता है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। दो क्वेश्चन है। या ये फर्स्ट तो है कि एक्सीडेंट वाला इंक्लूडेड होता है इसमें, मान लो कि वो होता है, या फिर ओनली नेचुरल इलनेस वगैरह वही होता है हेल्थ इंश्योरेंस में? क्या हाँ, डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज में आप वो होगा, मतलब जिस तरह की आप पॉलिसी लोगे उसमें डिपेंड करता है आपके क्या क्या कवर हो रहा है, पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। करेक्ट करेक्ट। हेल्थ इन इंश्योरेंस जनरल में रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहता है, उसमें क्या रहता है, नहीं रहता है ये? एक्सीडेंट कवर मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में रहता है। ओके, एंड मतलब सेकंड एक्सीडेंट रिलेटेड नहीं, एक्सीडेंट मतलब आपको वो नहीं मिलेगा कि एक्सीडेंट के बाद जो आपकी अर्निंग खत्म हो रही है उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट एक्सीडेंट का जो आपका ट्रीटमेंट है वो सब ट्रीटमेंट चार्ज, करेक्ट करेक्ट, वो सब मिलेगा। सेकंड है कि मतलब जरूरी है कि मतलब हॉस्पिटलाइज होंगे तभी का ही जो चार्ज होगा, विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन भी कॉस्ट होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो आप रेगुलर चेकअप के लिए अगर जाओगे बिना एडमिट होने के तो उसका आपको उसमें से कोई वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ। बट लेकिन ऐसे बहुत सारे ओपीडी प्लान्स करके भी है जो आपके ओपीडी के लिए यूज होते हैं, तो आप वो ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको बार बार चेकअप करने के लिए जाना पड़ता है, या आप एक दिन कभी भी हॉस्पिटल में रहते नहीं हो लेकिन फिर भी आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो आप ओपीडी प्लान करके कुछ इंश्योरेंस प्लान होते हैं वो आप ले सकते हो, बट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल इंश्योरेंस। ओके ओके ओके, सो देखते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन से, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन से टाइप्स की होती है। सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। सिंपली अगर मुझे अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस चाहिए तो मैं अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लूंगा, राइट। देन फैमिली फ्लूटर इंश्योरेंस, ये बहुत पॉपुलर है और मैं रेकमेंड करूंगा कि सभी लोग इसी को ले। क्यों? फैमिली फ्लूटर क्या होता है? सबसे पहले फैमिली फ्लूटर मतलब आपकी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली है
4 लोगों की, तो चारों फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस एक में हो जाएगा, राइट। सो दिस इज फैमिली फ्लोटर। नेक्स्ट क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस मैंने बताया, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं इनके लिए बहुत ज्यादा खर्च होता है, उनके लिए अलग इंश्योरेंस प्लान होते हैं। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। तो नॉट हर इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आप देखेंगे बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज की लिमिट होती है कि एज शुड बी लेस देन 60 ईयर्स, 50 ईयर्स, 65 ईयर्स। तो कुछ ऐसे स्पेशल प्लान है जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट हाँ सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ अलग से प्लान होते हैं। देन ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है और आपके पास 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर देन उनको सैलरी प्रोवाइड करने की जगह आप थोड़ा इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट उनको कोई अगर हेल्थ की नीड हो जाए, वो कहीं एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में किसी रीजन से, तो आप अपनी कंपनी के थ्रू उनको पे कर सकते हो, सो उनको अच्छा फील होगा। तो जनरली आप देखेंगे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनमें हर एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड होता है। सो ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है। देन मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस सिंपली कोई भी लेडी उसकी प्रेगनेंसी के टाइम इसको ले सकती है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम जो भी एक्सपेंसेस होंगे हॉस्पिटल में, वो सबको ये मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा। देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। सो आई वुड रिकमेंड कि जिनको भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है वो फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस ले। क्यों? 2 रीजंस। सो फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस, अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो और एक इंसान का प्रीमियम 1000 रुपीज है, तो 4 इंसान का प्रीमियम आपका 4000 नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट रीजन, आप 5 लाख का अगर कवर लेते हो तो बहुत ऐसा कम टाइम होगा कि आपको हर साल 5 लाख का एक्सपेंसेस होगा मेडिकल बिल्स में। बट अगर आप 4 लोगों में मिलके लेते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि किसी न किसी ईयर कोई ना कोई बीमार होगा और हॉस्पिटलाइज होगा, राइट। तो इस केस में ऐसा होता है कि 5 लाख का जो प्रीमियम है वो कोई भी यूज कर सकता है और टोटल प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में 4 लोग हैं, तो जनवरी में सबसे जो सीनियर आदमी है फैमिली का वो बीमार हो गया और उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और उसका 1 लाख का खर्च हो गया, तो आपका 5 लाख का जो कवर है उसमें से 4 लाख बचे। नेक्स्ट मंथ कोई और बीमार हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो आप वो 4 लाख में से यूज करोगे। तो मतलब टोटल जो आपका कवर है वो सबके लिए यूज हो सकता है। सो इट्स चीप ऑप्शन ऑल्सो और इट्स बेटर ऑल्सो, कि आपको ज्यादा पॉलिसीज भी मेंटेन नहीं करनी है, एक ही प्लान में आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी। ये बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो। और वन मोर थिंग, जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है ये सारे टैक्स फ्री होते हैं। तो आपको जो भी आप प्रीमियम पे करते हो कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को, वो प्रीमियम आपके इनकम से टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो आपको इस पे टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप अगर 1000 रुपीज प्रीमियम दे रहे हो, तो इफेक्टिवली अगर आप 30% ब्रैकेट में हो तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि टैक्स बेनिफिट क्या होता है, आप 700 रुपये प्रीमियम दे रहे हो, तो आपका कुछ प्रीमियम वहां पे डिस्काउंट मिलेगा एक तरह से आपको, आपके टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। ओके, सो हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको अगेन हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कितने रुपीज का मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना है, करेक्ट। सो एक रूल ऑफ थंब है कि अगर एक 4 मेंबर्स की फैमिली है जो मेट्रो सिटी में रहती है, तो आपने फैमिली के लिए एक फैमिली फ्लोटर प्लान लो जिसमें आपका कवर 5 लाख रुपीज का हो। और नॉन मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके लिए 3 लाख तक का मिनिमम एक प्लान होना चाहिए, करेक्ट। अज्यूमिंग कि आपको कोई एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं है और सारे मेंबर अभी फिट है, उनको कोई कंडीशन नहीं है। अगर कंडीशन है तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा और ज्यादा हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटली आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया कि सफिशिएंट सम इंश्योर्ड होना चाहिए आपका, आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर कोई कंडीशन है तो आपको 5 लाख 3 लाख कम नहीं, सफिशिएंट नहीं होगा, कम पड़ेगा, तो आपको इससे ज्यादा आपको सम इंश्योर्ड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्लेयर ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे टेस्ट करा रही है आपको पॉलिसी देने के पहले, so I think that company is very good, because जब आपके क्लेम की बात आएगी तो सबसे कम प्रॉब्लम आपको उस कंपनी में होगी, करेक्ट। तो और आपको जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है आपको सेल्फ डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मोक करते हो या आपको कोई ऑलरेडी डिजीज है कोई, तो आपको ये सब डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका
मेडिकल बिल आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर से ये सब चीजें वेरीफाई कराएगी, और जब अगर आपको ये सब चीजें पता चलती है और आप डिक्लेयर नहीं करते तो आपका क्लेम सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अगेन जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हमने डिस्कस किया, जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा। इसके दो रीजन है। अगेन इसमें भी आपको प्रीमियम बहुत कम देना पड़ेगा आपके एज के अकॉर्डिंग। सेकेंडली बहुत सारे पॉलिसीज का एक वेटिंग पीरियड होता है, मैंने बताया राइट, कि जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर का 4 साल का वेटिंग पीरियड है। तो आप जितना जल्दी लोगे, आपकी अर्ली एज में आपको कैंसर होने के चांस बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल नताशा इज 30 ईयर ओल्ड राइट, उसने 30 ईयर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और 4 साल तक उसने पॉलिसी कंटिन्यू करी, तो 4 साल का उसका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। तो 34 ईयर्स के बाद कभी भी अगर उसको कैंसर होता है या कोई भी ऐसी बड़ी डिजीज होती है जिसका वेटिंग पीरियड ज्यादा होता है, डायबिटीज हो गया जिसका वेटिंग पीरियड शायद आई थिंक 1 ईयर होता है, तो उसके बाद से उसको फिर वेटिंग पीरियड की जरूरत नहीं है, उसके बाद से वो चीजें कवर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप 50 ईयर्स में वो चीज लेते हो तो आपका 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा, और 50 क्या पता 50 या 54 ईयर्स में आपको कोई बीमारी हो जाए तो वो आपको वेट पीरियड बहुत कम हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी स्टार्ट करो। और देन क्रिटिकल इलनेस जो होते हैं जैसे कैंसर ये सब है, इनके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके हेल्थ कवर में ये सब, आपको अगर लगता है कि आपकी फैमिली में ये सब बीमारियों का रिस्क ज्यादा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ये सब बीमारियां कवर होती है। जो भी डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, क्योंकि फैमिलीज में आपको पता चल जाता है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज होते आ रहा है तो आपको डायबिटीज का कवर लेना है राइट। तो मेक श्योर कि ये सब जो आपको लगती है क्रिटिकल बीमारी है उनका कवर आपके हैं, या तो आप उसका अलग से राइडर भी ले सकते हो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का राइट। देन 5th पॉइंट, अंडरस्टैंड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट इज कोपे और विदाउट कोपे। सो मैंने बताया कि बहुत सारी पॉलिसी होती है जिसमें कोपे आपको कोपे होता है जिनमें आपको कुछ % आपके मेडिकल बिल्स का देना पड़ेगा। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं जो पॉलिसी ले रहा हूँ उसमें कोपे टर्म्स एंड कंडीशंस है या नहीं है। देन सब लिमिट्स भी आपको देखना बहुत जरूरी है कि किसी भी इलनेस के लिए कोई पॉलिसी में सब लिमिट है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटलाइजेशन आपके चार्जेस कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रूम रेंट होता है तो रूम रेंट आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो राइट। नेक्स्ट इज रूम रेंट कैप। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में रूम रेंट का एक कैप होता है। इसका मतलब आप अगर हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तो आपको डबल शेयरिंग में रूम लेना है या सिंगल शेयरिंग में रूम लेना है। अगर आप डबल शेयरिंग में लेते हो तो उसका मैक्सिमम रूम रेंट कितना हो सकता है, 2000, 5000, 10,000। तो आपको ये देखना है क्योंकि आप एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे और आपका बिल आ जाएगा तो अगर रूम रेंट बहुत ज्यादा है तो आपको खुद की जेब से पैसे देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज का रूम रेंट कैप होता है 2% ऑफ द सम इंश्योर। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलिसी अगर 5 लाख की है तो आपका रूम रेंट का मैक्सिमम कैप होगा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ओके। देन क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अगेन इसका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने % क्लेम इस कंपनी के सेटल होते हैं। ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो बिफोर टेकिंग द पॉलिसी। एंड वेटिंग पीरियड्स, मैंने जैसे बताया कि डिफरेंट डिजीज के डिफरेंट वेटिंग पीरियड्स होते हैं हर इंश्योरेंस पॉलिसी में। ऐसा नहीं होगा फॉर एग्जांपल आज अगर आप कोरोना के लिए कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज का 15 डेज या 30 डेज का वेटिंग पीरियड होगा राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने पॉलिसी बाय करी कोरोना के लिए तो 15 डेज तक अगर मुझे कोरोना होता है तो वो पॉलिसी में कवर नहीं होगा। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अगेन देखते हैं हम कि कौन से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना अच्छा है। तो फिर से हम नताशा का एग्जांपल लेते हैं कि नताशा की एक फैमिली है 3 लोगों की जिनकी एज है 30, 28 और 1 ईयर ओल्ड। ठीक है, और तीनों के भी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं है। तो अगर आपको 3 लाख का कवर चाहिए इस पॉलिसी के लिए तो आपका मंथली प्रीमियम 900 to 1000 रुपीज की रेंज में होगा राइट। सो अगेन अगर आप ऑनलाइन लोगे और मंथली की जगह ईयरली पे करोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा 5%, 10%। एंड ये 3 जो मैंने पॉलिसीज कंपनीज और पॉलिसीज बताई है, दीज आर वेरी गुड पॉलिसीज। बट अगेन आप अगर रिसर्च करोगे आपको कोई और पॉलिसी भी मिलती है तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ के बहुत सारी, क्योंकि इन पॉलिसीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सबके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। बस ये होता है कि आपको देखना होता है कि कंपनी कितनी अच्छी है, उसके सेटलमेंट रेशियो कितना अच्छा है और आपको कितने अच्छा उसका एक्सेस मिलेगा और आपके प्रीमियम बजट में है कि नहीं। बस ये चीजें आपको देखनी है। तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी बट मैंने एग्जांपल के लिए 3 कंपनी मेंशन किए। ओके, आई थिंक दैट्स इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक द क्वेश्चंस। कवर इज एनुअल ना,
अभिलाष नेक्स्ट ईयर वापस रीसेट हो जाता है ना? सॉरी, दिस कवर जैसे फॉर एग्जांपल 3 लाख का, तो दिस इज एनुअल ना, नेक्स्ट ईयर इट विल गेट रीसेट। करेक्ट। सो एक साल अगर आप प्रीमियम दोगे तो आपको एक साल का ही कवर मिलेगा, अगले साल आपको फिर से देना पड़ेगा ना प्रीमियम। एनुअल में ले सकता हूँ, मतलब 21 के लिए हाँ, ले सकता हूँ, 22 के लिए ले सकता हूँ। करेक्ट। और ये भी ऐसा होता कुछ है कि नहीं कि अगर आई आप, हैव टू टेक इट फॉर 15 इयर्स। नहीं ऐसा नहीं, एनुअल मैक्सिमम 3 साल का ही मिलता है अभी, तो आप 3 साल का पॉलिसी ले सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। और इसमें ये भी बेनिफिट होता है कि अगर आपने लेकिन रिन्यूअल का ऑप्शन होता है हर साल, तो रिन्यूअल में कुछ मेहनत नहीं होती है, बस आपको उसमें रिन्यूअल ऑप्ट करना है। और आप जितने भी क्लेम फ्री आपकी ईयर्स होंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख का अगर कवर लिया है और आपने 3 साल का लिया है और आपने फर्स्ट ईयर में कोई भी क्लेम नहीं किया है हेल्थ रिलेटेड, तो आपको 25% अगले साल बढ़ के मिल जाएगा आपके 3 लाख पे। एंड ये जो फैमिली है, ये फैमिली में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ वो नहीं होता ना कंडीशन? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, थैंक्स। या ये मेरे पास नेशनल एश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसको Okay. पोर्ट कर सकते हैं क्या एचडीएफसी में या स्टार में जैसे आप? करेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। सो आपको अगर लग रहा है कि आपकी कंपनी का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आप पोर्ट कर सकते हो। बट नहीं, रिलेशनशिप इज ओके। इज इट पॉसिबल कि उधर एचडीएफसी में उसका प्रीमियम कम हो जाए? इज इट पॉसिबल? कम तो शायद नहीं होगा, प्रीमियम आपका मेंटेन ही रहेगा मोस्टली, एज फार एज आई नो। बट अगेन यू कैन चेक विद द कंपनी। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल हमारा उसमें भी होता है, सिम कार्ड में भी कुछ ऑफर मिल जाते हैं, राइट? अगर आप रिलायंस से जियो से अगर एयरटेल में पोर्ट करोगे तो एयरटेल कुछ ऑफर दे देगा, तो वो ऐसे वन टाइम ऑफर हो सकते हैं। बट ऐसा कुछ प्रीमियम कम नहीं होता, आपका पॉलिसी कवर भी उतना रहेगा और प्रीमियम भी उतना ही रहेगा। उतना ही। डेंटल इंश्योरेंस होता है? हाँ, डेंटल इंश्योरेंस भी होता है। जो भी चीज आप इमेजिन कर सकते हो हर चीज का इंश्योरेंस होता है। Dental is a very costly affair nowadays. करेक्ट, वेरी राइट। तो आप डेंटल इंश्योरेंस भी करा सकते हो, उसके लिए स्पेशल आपके प्लान आते हैं। जनरल शायद आई थिंक नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं सब में डेंटल कवर नहीं होता, बिकॉज डेंटल इज लाइक कॉस्मेटिक थिंग, राइट? सो वो कवर उसमें एडमिट भी नहीं होना पड़ता है, मतलब। करेक्ट, राइट, वेरी राइट। तो सब में कवर्ड नहीं होता, तो उसके लिए आपको अलग से इंश्योरेंस देना पड़ेगा। मतलब आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, आपके नॉर्मल पॉलिसी में आप ऐड ऑन ले सकते हो उसका। अच्छा, ओके। बट सिंस प्राइजेस ऑफ हेल्थ केयर आर राइजिंग, बहुत प्राइसेस बढ़ रहे हैं हेल्थ केयर के डे टू डे, आप देख रहे हो कोरोना टाइम्स में तो स्पेशली, मतलब बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस 3 to 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक 900 रुपीज पर मंथ। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा अमाउंट है किसी के लिए, तो इट्स वेरी गुड थिंग कि आप लेके रखो, तो आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। अगर आपको किसी को भी कुछ भी हो जाता है तो एटलीस्ट आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस है वो सबके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। हेलो, या लेसिक्स के लिए भी होता है क्या इंश्योरेंस? आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ शायद होता है। कैटरैक्ट का तो होता ही है, तो लेसिक का भी होता ही होगा। आई हर्ड कि लेसिक्स के लिए नहीं है। बट अगर आपका पहले से आपका वो आईज का, अगर आपको पहले से उनको पता है, आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओगे तो आपके आई की डिटेल अगर दोगे आप, तो अगर उनको लगता है कि आपका पार बहुत ज्यादा है या ऐसा है, तो शायद मे बी आपको डिनाई कर दे, आपका कवर बहुत ज्यादा करे आपके हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशन चार्जेस से ज्यादा, ये हो सकता है। बट आई एम नॉट श्योर, चेक करना पड़ेगा। लेसिक का मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। वन मोर थिंग कि अभी जैसे हमारा जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया मेडिक्लेम, उसी में अगर अपने को ये ओपीडी का बढ़ाना है, करेक्ट, आप ऐड कर सकते हो, तो उसमें ऐड कर सकते हैं ना? करेक्ट, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, बट आप ऐड कर सकते हो। ओपीडी का जनरली नॉर्मल इंश्योरेंस से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम होता है, बट या अगर आपको लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, आप एडमिट जनरली नहीं होती हो 24 आवर्स और आपके मेडिकल कॉस्ट ज्यादा है, तो आप ले सकते हो। इट्स वेरी गुड। नो, बट
इज इट वर्थ प्रीमियम उतना देना, या वही अगर आपको लग रहा है कि डिपेंड करता है अगर आपकी सपोज मेरे पास लास्ट 10 to 12 years से मेडिक्लेम है, राइट? 2010 से या बिफोर दैट, बट अभी तक हमने कभी उसको एक बार भी जरूरत नहीं पड़ा, देयर इज नो क्लेम। अच्छा, तो वही अगर आप ओपीडी में आपका कितना विजिट होता है, आपको कितना लगता है कि आपको ओपीडी का कितना जरूरत होता है? अगर आपको लगता है कि बहुत रेयरली आपका ओपीडी होता है, या अगर आपको लगता है कि आपको उतना रिस्क नहीं है कि आप, जैसे बेसिक फंडा क्या है इंश्योरेंस लेने का, कि अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे, उसको आप कवर करना चाहते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपकी हिस्ट्री देख के कि आपकी फैमिली में इतना कोई इश्यू नहीं है कि आपके ओपीडी के ज्यादा विजिट नहीं होते, तो आपको नहीं लेना चाहिए। बट मतलब ओपीडी इतना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस से आप मेनली ओपीडी में आपका ज्यादा उतना एक्सपेंस होगा भी नहीं, राइट? जितना आपका क्रिटिकल इलनेस में आप अगर एडमिट होते हो किसी हॉस्पिटल में, तो आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा वहाँ पे। यस, तो ओपीडी का आप आई थिंक थ्रू पॉकेट भी दे सकते हो। ओके। एंड ये टॉपअप और सुपर टॉपअप लेना है तो सेम कंपनी का लेना अच्छा रहता है, या फिर वेरी गुड क्वेश्चन। उसके लिए डिफरेंट कंपनी चूज करना विल बी गुड ऑप्शन? या आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, बट रिकमेंडेशन यही होता है कि आपका एग्जिस्टिंग जो बेसिक प्लान जो है जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस, उसी से आप टॉपअप सुपर टॉपअप लो। ओके। और आपको अगर लेना ही है टॉपअप, तो आप टॉपअप मत लो, सुपर टॉपअप लो। सुपर टॉपअप और टॉपअप में डिफरेंस क्या होता है? टॉपअप में ये होता है कि जो आपका डिडक्टेबल्स होता है, मैंने जैसे बताया कि आपका अगर 5 लाख का मेडिकल बिल आता है अगर, और आपका डिडक्टेबल अगर 2 लाख है, तो स्टार्टिंग के 2 लाख आपको देने पड़ेंगे और बाकी के 3 लाख कंपनी देगी, तो इसको डिडक्टेबल कहते हैं, राइट? तो टॉपअप में क्या होता है, आपके हर बिल में आपको डिडक्टेबल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक साल में आपके 2 बार 5-5 लाख के बिल हो गए, तो आपको फर्स्ट बिल में भी 2 लाख देना पड़ेगा, सेकंड बिल में भी आपको 2 लाख देना पड़ेगा, और बचे हुए 3 लाख कंपनी देगा। बट सुपर टॉपअप में होता है कि एक बार आपने डिडक्टेबल दे दिया एक साल में, तो उसके बाद के पूरे कंपनी देगी। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 बार 5 लाख के बिल हो गए, तो फर्स्ट टाइम आपको 2 लाख देना पड़ेगा, उसके बाद के 3 लाख कंपनी देगी। नेक्स्ट टाइम आपका फिर से 5 लाख का बिल हुआ, तो पूरा 5 लाख कंपनी देगी। तो ये सुपर टॉपअप होता है। बट सुपर टॉपअप लेना तभी सेंस बनता है जब आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ क्रिटिकल इलनेस का हिस्ट्री है, या आपको लगता है कि काफी मेडिकल के आपके मेडिकल चार्जेस आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपके एरियाज में बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ऐसा अगर आपको लगता है तो इट मेक्स सेंस। नहीं, नाउअडेज जैसे सिचुएशन चल रही है और बीमारियों का भी पता नहीं चलता, इनफैक्ट इन अपने इसमें भी काफी सारे पेशेंट कैंसर एंड ऑल सब मतलब डिटेक्ट होते हैं। करेक्ट या हिसाब से, तो इसलिए मैं जस्ट पूछ रही थी कि अभी अगर आप मतलब आपको सुपर टॉपअप अगर लेना है तो ले सकते हो। इट्स वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम में कितना डिफरेंस रहेगा? बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम। फॉर एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर आपका 5 लाख का एक सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, उसका ईयरली प्रीमियम आपका कुछ एक 30 ईयर, मेरे लिए बता रहा हूँ मैं, मेरी एज के लिए, उसके लिए 14,000 का होता है प्रीमियम 5 लाख के फैमिली प्लान के लिए। और उसी का अगर मैं 5 लाख प्लस 95 लाख का अगर सुपर टॉपअप लेता हूँ, तो उसका प्रीमियम होता है 18,000 बस। तो ओनली 4,000 का डिफरेंस है एक साल का। तो 350 रुपीज पर मंथ टाइप कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, पर आपको 95 लाख का वो मिल जाएगा सुपर टॉपअप। ओके, ठीक है, थैंक यू। या थैंक यू। और क्वेश्चंस कोई? ओके, अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो we can close the session. Okay, thank you everyone for your time. बहुत अच्छा सेशन हुआ आज का, काफी लंबा हो गया लेकिन काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। Yeah, thank you. It was very nice session and terms जो समझाई आपने बहुत अच्छे से बताई। Thanks a lot. Thank you very much. Thanks a lot. Okay. Happy Dashera to everyone. Good night.
Yeah, happy Dashera.